हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन स्टडी डोज टेक योर फ्यूचर। आज हम कुछ भी न्यू नहीं करने जा रहे हैं। हम अपना ओल्ड चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को रिवाइज करेंगे ताकि आपको सितंबर टेस्ट जो आपके मंथली टेस्ट में इजीली रहे। हम इसमें सारे क्वेश्चंस को तो गो थ्रू नहीं होंगे, लेकिन हाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन की रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हमने इस चैप्टर में क्या किया है, कौन से मेथड्स अप्लाई किए हैं और कौन कौन से वे से हमें सम जो एग्जाम में आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉलोइंग इक्वेशंस आर लीनियर इन टू वेरिएबल और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें के पार 1 हो, ठीक है, और 2 वेरिएबल जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। सो अभी हमने ये पता करना है कि इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज 3x + 4 = 0। अब देखो आप, इसमें लीनियर तो है, मीन्स के पार हाईएस्ट पार 1 तो है, लेकिन इसमें 2 वेरिएबल्स नहीं है, ओनली 1 वेरिएबल है दैट इज x, ठीक है ना। सो ये वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल नहीं होगी। सेकेंड क्वेश्चन इज 4x - 2y + 5 = 0। अब इसमें देखो हमारे पास पार तो हाईएस्ट 1 है वेरिएबल की, ठीक है ना। सो ये लीनियर इक्वेशन तो है और उसमें 2 वेरिएबल्स देखना है। 2 वेरिएबल्स है कि हमारे पास x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। इट इज राइट। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज 3x + 4x = 1। यहाँ पे देखिए आपकी x की स्क्वायर है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, पार्स 2 आ गई। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी कैन से इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल भी 1 था और पार भी 2 थी, ना तो ये लीनियर इक्वेशन थी ना ये 2 वेरिएबल के साथ इक्वेशन थी। सो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज 3x + 4z = 5। अब इसमें देखो आपके पास कि 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, x एंड z आर 2 वेरिएबल्स एंड इनकी पार भी क्या है हमारे पास 1 है। सो वी कैन से इट इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इन 4 सम से आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, ठीक है। So now you have to clear the meaning of the linear equation in 2 variable. Now our next topic is कि अगर हमें linear equation दी हुई है with 2 variables, देन हमने उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिखी हैं, दैट इज a1x + b1y = c1 एंड a2x + b2y = c2। अब हमने क्या करना है कि अगर हमें 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स दी हुई हैं, देन उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज अगर a1/a2 की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू v1/b2 है, देन सोल्यूशन कैसा होगा हमारा, यूनिक सोल्यूशन होगा। मीन्स के इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा, हम उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू x एंड y की पर्टिकुलर वैल्यू है जो निकाल सकते हैं। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अभी ग्राफ का भी मैं साथ के साथ करा रही हूँ। अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना, एक सोल्यूशन आ रहा है किसी भी इक्वेशंस का, देन उसका ग्राफ हमेशा एक 2 लाइन्स है जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। दोनों लाइन्स आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को कट आउट करेंगी, ठीक है ना। आफ्टर दैट अगर हमारे पास तीनों वैल्यूज इक्वल आ जाएंगे, जैसे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, देन हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। सो अगर सॉल्यूशंस मैनी हैं, देन लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, लाइन कैसे होगी, वो कॉन्सिडेंट्स होगी। मीन्स के एक लाइन दूसरी लाइन के बिल्कुल ही ऊपर आ जाएगी, एक लाइन दूसरी लाइन के क्या होगी, ऊपर होगी, कॉन्सिडेंट होगी। देन देयर आर मैनी सॉल्यूशंस। नाउ अवर थर्ड पॉइंट इज इफ a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मीन्स अगर हमारी दोनों वैल्यूज तो इक्वल है, बट जो थर्ड वैल्यू है फर्स्ट 2 के इक्वल नहीं आई, देन कंडीशन क्या होगी, देयर विल बी नो सोल्यूशन। हम सोल्यूशन उस इक्वेशंस का फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, देन ग्राफ पे लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, द लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, मीन्स इनका जो ये इक्वेशंस है इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा।
अगर फर्स्ट इक्वेशन है देन देयर विल बी यूनिक सोल्यूशन, अगर सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है देन देयर विल बी मैनी सॉल्यूशंस, अगर पहले दो तो इक्वल है लेकिन लास्ट वाला जो इक्वल नहीं है देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन। सो दिस वाज द solutions of conditions of solutions of three variable. Now our next topic is consistent and inconsistent. हमें बताना है कि ये जो दोनों इक्वेशंस दी हुई हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। मैंने आपको थ्री इक्वेशंस थ्री कंडीशंस बताई हैं। फर्स्ट वाज a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2 मीन्स यहाँ पे क्या होता है हमारा सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या कह रही है कि यहाँ पे मैनी सोल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड था देन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। और इस कंडीशन पे हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा नो सोल्यूशन है, ठीक है ना। सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास, कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सो अब आपने देखना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की कंडीशन कब अप्लाई होगी, अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा है और मैनी सोल्यूशन आ रहा है देन क्या आंसर होगा हमारा, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। अगर नो सोल्यूशन है देन इट विल बी इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। अगर नो सोल्यूशन है इनकंसिस्टेंट होगा और अगर यूनिक और मैनी सोल्यूशन है देन कंसिस्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास अब इस कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए क्या किया था हमने, क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a1 की वैल्यू लिखी थी। a1 की वैल्यू क्या होती है, जो x के साथ लगा है, जो उसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1। एंड उसके बाद b1 की वैल्यू क्या थी, b1 की वैल्यू हमारे पास जो y के साथ लगा है दैट इज 2 एंड c1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है ना। तीनों वैल्यूज लिख लें। उसके बाद a2 की वैल्यू राइट करो दैट इज 3, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12, ठीक है ना। अब हमने इन कंडीशंस पे जाना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। सबसे पहले a1 by a2 निकालो, a1 by a2 दैट इज 1 by 3, b1 by b2 कितना आएगा 2 by 6, अगेन 1 by 3। अब देखो आप ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो हमारी अप्लाई नहीं हो रही। सो सेकंड पे जाओ, सेकंड पे जब हम सेकंड पे जाते हैं तो हम c1 by c2 भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप c1 by c2 भी चेक करो, c1 by c2 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 by 12 दैट इज अगेन 1 by 3। अब देखो यहाँ पे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 ऑल आर इक्वल, सो अवर सोल्यूशन विल बी मैनी सोल्यूशन। इसका आंसर क्या होगा, मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना। अगर मैनी सोल्यूशन है देन इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। अगर हमारा आंसर मैनी सोल्यूशन आ रहा है देन वी कैन से इट इज कंसिस्टेंट इक्वेशंस, ठीक है ना। ये इक्वेशंस है जो कंसिस्टेंट है। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज a pair of equation x is equal to 2, y is equal to 6 graphically represent। अब हमने बताना है कि x is equal to 2 and y is equal to 6 ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेगी। अब ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर a1 by फर्स्ट कंडीशन है देन वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर सेकंड कंडीशन है मैनी सॉल्यूशंस है देन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अगर थर्ड कंडीशन है देयर विल बी लाइंस पैरेलल, ठीक है ना। तीनों कंडीशंस मैंने आपको पहले बता दी हैं। सो अब आप देखो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब आता है, जब यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन वाली कंडीशन पे पर्टिकुलर आता है। और इस पे लाइन्स देखो आप कैसे बनती है, लाइन्स कैसे कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो देखो फर्स्ट पार्ट इसका लाइन्स विल बी पैरेलल। पैरेलल तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारा कंडीशन है जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, ठीक है ना, पैरेलल नहीं है। सो दिस विल बी रॉन्ग। सेकंड इज लाइन विल बी कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट कब होता है, जब कंडीशंस है ये वाली कंडीशन आ रही है मैनी सोल्यूशन मीन्स के लाइन एक के ऊपर दूसरी आ रही है। यहाँ पे भी लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। हमें एक यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है, सो लाइन से जो वो इंटरसेक्ट ही करेंगी। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। अब हमारे पास जो x की वैल्यू होती है वो हमेशा ही आगे होगी और y की वैल्यू पीछे जाएगी, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू
6. दिस विल बी आवर आंसर। यहाँ पे x की वैल्यू 6 दी हुई है, y की वैल्यू 2 दी हुई है, सो इट इज नॉट आवर आंसर। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 6 is write any one linear equation of the line which is parallel to 3x plus 7y is equal to 4. अब हमने इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन पता करनी है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम पैरेलल लाइन की पहले कंडीशन अप्लाई करेंगे। पैरेलल लाइन की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, दैट इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2, ठीक है ना। कोई ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करो जिसमें a1 by a2 एंड b1 by b2 तो इक्वल आ जाए, लेकिन c1 by c2 डज नॉट इक्वल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दो हैं x एंड y वेरिएबल्स, उसको हम सेम मल्टीपल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 to the 6x एंड 7 to the 14y, लेकिन 4 को हम उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर हम 4 को भी कर देते हैं देन आंसर विल बी मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। हमें चाहिए नॉट इक्वल, सो हम 4 को 3 के साथ या 7 के साथ किसी के साथ भी कर दो आप मल्टीप्लाई, किसी एक्स्ट्रा के साथ 3 के साथ करें। अब देखो, अगर आप 3/6 करोगे तो हमारे पास आ रहा है 1/2, 7/14 करोगे 1/2, लेकिन अगर 4/12 करोगे तो हमारे पास आएगा 1/3। इट मीन्स a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इसके मैनी सॉल्यूशंस में इसके आप कई टाइप्स के आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर यही आएगा। आप 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट 2 को 4 के साथ भी कर सकते हो, किसी और डिजिट के साथ भी कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो लास्ट वाला है उसको पहले 2 वाले डिजिट के साथ जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसके साथ नहीं होना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a if the system of linear equation 3x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 9x minus ay minus 3 will be represent intersecting line। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ली हुई हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन अप्लाई करनी होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या थी, a1 by a2 does not equal to b1 by b2। So first of all we will be find out the value of a1 by a2 and b1 by b2, ठीक है ना। हम a1 की वैल्यू लिखेंगे। a1 की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है दैट इज 3, b1 की वैल्यू क्या है 2 एंड c1 की वैल्यू क्या है -4। वैल्यू ऑफ a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, b2 की वैल्यू कितनी आ गई -8 एंड c2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। नाउ वैल्यू ऑफ a1 by a2 इज इक्वल टू 3/9 दैट इज 1/3 एंड b1 by b2 की वैल्यू कितनी आ गई -2/8, ठीक है। अब हमें पता करना है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है उसके लिए हमें सिर्फ a1 by a2 और b1 by b2 की वैल्यू ही चाहिए होती है। सो हम इसको कंपेयर कर देंगे। a1 by a2 की वैल्यू कितनी है 1/3 दैट डज नॉट इक्वल टू -2/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसे a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, a डज नॉट इक्वल टू 3 to the -6। सो आवर आंसर इज a डज नॉट इक्वल टू -6, मीन्स के a की वैल्यू -6 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू आएगी आंसर है जो इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। दैट इज आवर 7th क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट लाइंस 2x minus 3y is equal to 6 and kx minus 9y is equal to 18 will be parallel, ठीक है ना। हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं। फर्स्ट लाइन है दैट इज 2x minus 3y is equal to 6 and kx minus 9y is equal to 18 इज अवर सेकंड लाइन। अब हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि दोनों लाइंस है जो पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन क्या है हमारे पास, मीन्स के a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2। अगर लाइंस हमारी पैरेलल होती है देन देयर विल बी नो सोल्यूशन, ठीक है ना। ये आपने सारी बातें याद रखनी है, तभी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। सो नाउ वी हैव टू राइट डाउन द a1 वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ b1 इज इक्वल टू -3, वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ b2 इज इक्वल टू -9 एंड वैल्यू ऑफ c2 इज इक्वल टू 18. Now find out the value of a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 that is doesn't equal to, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ a1 by a2 कितना है 2/k, वैल्यू ऑफ b1 by b2 -3/9
एंड C1/C2 डज नॉट इक्वल, दैट इज 6/18। अब आप पहले दो ले लो, जब सेकंड के साथ फर्स्ट के साथ लास्ट ले लो, या फर्स्ट के साथ फर्स्ट ले लो, ठीक है ना, सेकंड ले लो। उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन है 2/k, माइनस के साथ माइनस कैंसल 1/3, ठीक है ना। 2/k इज इक्वल टू 1/3 मीन्स के हमारे पास आ गया k की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/6, अगर हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं। अगर हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं मीन्स के फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2/k डज नॉट इक्वल टू 6/18। यहाँ पे कैंसिल कर दो, यहाँ पे आंसर आ गया k डज नॉट इक्वल टू 6। दैट वाज आवर आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कौन सी कंडीशन है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। तीनों वैल्यूज हैं जो हमारी आपस में इक्वल होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम वैल्यूज अलग से नहीं लिखूंगी, मैं सारी वैल्यूज ऐसे ही सॉल्व कर दूंगी। a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a1/a2। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। एक्स की वैल्यूज, एक्स का वेरिएबल हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन में कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है ना। k को x के साथ मल्टीप्लाई किया kx, प्लस k को y के साथ मल्टीप्लाई किया ky इज इक्वल टू 12। नाउ आवर सेकंड इक्वेशन इज दिस वन, वैल्यू ऑफ a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है k-3, और a2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज k। नाउ वैल्यू ऑफ b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी है 3, और b2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अगेन k। नाउ वैल्यू ऑफ c1, c1 की वैल्यू कितनी है c1/c2, k/12। अब आपको ये इस वैल्यू में कंपेयर करना है, ठीक है ना। हमें दिया हुआ है कि इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इनफिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन दिस वन। सो आप ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे। a1/a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, k-3/k, b1/b2 की वैल्यू 3/k, एंड c1/c2 की वैल्यू k/12। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी दो पार्ट्स को आप कंपेयर कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट टू पार्ट्स ले रहे हैं, यहाँ से आ गया हमारे पास k-3/k इज इक्वल टू 3/k, k के साथ k हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ पे आ गया k-3 इज इक्वल टू 3, एंड वैल्यू ऑफ k इज 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है, देन पहले आपने क्या करना है कि x के वेरिएबल्स और y दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग लिख लेना है। उसके बाद आपको जो दिया हुआ है, अगर इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन दिया है देन दिस वन, अगर पैरेलल दिया हुआ है तो ये वाली कंडीशन, अगर यूनिक सोल्यूशन दिया हुआ है देन फर्स्ट टू है जो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। वो वाली कंडीशन अप्लाई करके ऐसे सम है जो सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में कर चुके हैं कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन दी गई हो देन उसके सोल्यूशन किस टाइप के हो सकते हैं। मीन्स के वो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है, जहाँ पैरेलल लाइंस में हो सकता है, जहाँ फिर कॉन्सिडेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब हम पता करेंगे कि अगर हमें स्टेटमेंट दी हुई हो देन हमें उसे कैसे लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। सो आवर स्टेटमेंट इज, इफ 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। अगर हमारे पास 5 पेंसिल्स दी हुई हैं एंड 7 पेन्स दिए हुए हैं, मीन्स के 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट ₹50 है। एंड अगर इसी जगह पे हमारे पास 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स हो देन उनकी कॉस्ट कितनी होगी, ₹46। रिप्रेजेंट इट टू वेरिएबल इक्वेशंस। हमें इसे टू वेरिएबल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो आप देखो कि हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि पेंसिल्स की कॉस्ट एंड पेन की कॉस्ट है जो वो फाइंड आउट करनी है। सो वी विल लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हम पता करेंगे 1 पेंसिल की कॉस्ट, ठीक है ना। 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, हम लेट कर रहे हैं, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। If 5 pencils we will get 5 pencils। 5 pencils कितने की होगी, then that will be 5x according to question 5x
एंड उसके साथ हमने कितने पेन्स लिए हैं, 7 पेन्स। 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, 7y। दोनों की टुगेदर कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज। दैट विल बी इक्वल टू 50 रुपीज। इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन सेकंड चांस इफ वी गेट 7 पेंसिल्स, अगर हम 7 पेंसिल्स परचेज कर रहे हैं, देन पेंसिल्स का प्राइस क्या होगा, 7x प्लस पेन कितने हो गए, प्लस 5y इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी होगी, टोटल 46। सो दिस इज अवर 2 लीनियर इक्वेशन। ऐसे हमने लीनियर इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशंस बनानी है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर हमें लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं। आप 4 मेथड्स में से किसी एक को भी अप्लाई कर सकते हो। सो नाउ वी विल डू अवर 4 मेथड्स। मैं आपको शॉर्ट में सारे मेथड्स समझा दूंगी। वैसे तो अगर आपने डिटेल देखनी है देन डिटेल मैंने ऑलरेडी वीडियोस उस सारे चैप्टर्स की सारी वीडियोस सारे मेथड्स की डाल चुकी हूँ मैं, यू कैन चेक। नाउ वी विल डू इन शॉर्ट 4 मेथड्स विद दीज 2 इक्वेशंस। नाउ अवर नेक्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू लेके सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है हमारे पास। माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, 3x दूसरी साइड जाके माइनस 3x एंड वैल्यू ऑफ y इज 3x माइनस 3, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू किस में पुट करनी है हमने, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में कैसे आएगा, नाउ यू कैन राइट फ्रॉम 2 7 वैल्यू ऑफ 7x प्लस 2 वैल्यू ऑफ y इज 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 27x प्लस 3 to the 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 27 plus 6 is equal to 13x minus 4 is equal to 20 and value of 13x is equal to 20 plus 4 that is 24। x is equal to कितना आ गया हमारे पास 24/13। नाउ आपने क्या करना है, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में या इक्वेशन नंबर 2 में किसी में भी पुट कर दो आप। हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। नाउ यू कैन राइट फ्रॉम 3 y वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इंटू 24/13 माइनस 3। 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 72/13 माइनस 3। 72 13 एलसीएम आ गया 39। 72 में से 39 गए 33/13, ठीक है ना। सो वैल्यू ऑफ y हमारे पास कितनी आ गई 33/13 एंड वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई 24/13। दैट वाज आवर सेकंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। नाउ वी विल डू एलिमिनेशन मेथड। नाउ अगेन फॉर एलिमिनेशन मेथड वी हैव गिवन 2 इक्वेशंस 2x plus 3y is equal to 5, 5x plus 2y is equal to 4। अब एलिमिनेशन मेथड में आपने क्या करना है, जैसे कि अगर आप इसमें हम एलिमिनेट करेंगे, चाहे x के वेरिएबल्स का एलिमिनेट कर दो चाहे कि y के। एलिमिनेट करने कैसे हैं, अब जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दो होल इक्वेशन के साथ। जैसे कि हम इस इक्वेशन में x को एलिमिनेट करेंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो नीचे वाले 5 को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ पूरी इक्वेशन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर x का कोफिशिएंट क्या था 2, तो देन 2 को हम नीचे वाली इक्वेशन के पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ आप देखो कि 5 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप में 5 to the 10x, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15y, 5 the 25। ऐसे नीचे 5 to the 10x, 2 to the 4y एंड 4 to the 8। अब आपने क्या करना है, हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया। अब देखो कि अगर जो वेरिएबल्स हमने सेम किए हैं, यहाँ पे सेम आ गए ना, जो वेरिएबल्स सेम है उनके हम साइन देखेंगे। अगर तो सेम साइन है देन होगा यहाँ पे माइनस दोनों इक्वेशंस का। अगर अलग साइन है तो हम करेंगे उसे प्लस, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस होता देन डायरेक्टली हम उसे सॉल्व करके काट सकते थे और हमारा आंसर y की वैल्यू में आ जाएगा। बट अभी हमारे पास सेम है
देन वी विल राइट हियर, राइट इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, 5 के साथ, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया हमने, सॉरी इक्वेशन 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब दोनों इक्वेशन के साइन प्लस है, देन यहाँ पे होगा माइनस, सेम साइन के साथ यहाँ पे माइनस आना है, डिफरेंट साइन के साथ यहाँ पे प्लस आएगा। अब माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाली सारी इक्वेशन के साइन है जो चेंज हो जाते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से, देन साइंस हैं जो चेंज हो जाते हैं, प्लस का साइन माइनस में, माइनस का साइन प्लस में हो जाता है। देन 10x को 10x के साथ कैंसिल किया, कैंसिल आउट, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 11y, 25 माइनस 8 इज इक्वल टू 17 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 70/11। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, दिस वन। यहाँ पे आप पुट कर सकते हो x की y की वैल्यू 3, 17/11 इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 17 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 11 into 2 is equal to 22x plus 51/11 is equal to 5। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, 11 दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, 22x plus 51 is equal to 55। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 55 minus 51 is equal to 4/22x। काट के कितना आ जाएगा, 2/11। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/11, ठीक है ना। y की वैल्यू और x की वैल्यू हमारी सॉल्व आउट हो चुकी है। अब नाउ हमारा एक मेथड रह गया, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग मेथड। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी हैव गिवन अगेन 2 इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मेथड यू हैव टू लर्न वन स्टेप, ठीक है ना। आपने एक स्टेप याद रखना है कि यहाँ पे हमने इस साइड 0 लेके आनी है सबसे पहले, ठीक है। मीन्स के सारी वैल्यूज़ को एक साथ ले जाओगे, यही बाकी से डिफरेंट है। बाकी किसी भी पार्ट में हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस पार्ट में अगर हम ऐसा कर लेंगे, वैसे तो दूसरे तरीके से भी सम सॉल्व हो जाता है, लेकिन इस तरह से कर लोगे देन मिस्टेक के चांसेस कम होते हैं। 6 इस साइड आ गया, -6 इज इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 3x, here is 3x, 3x plus 3y is equal -5 is equal to 0। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि a1 की वैल्यू एंड b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू पहले निकाल के आपने लिख लेनी है, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है, 5, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -6, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 3 एंड c2 की वैल्यू -5। उसके बाद आपने क्या करना है, हमारे पास मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इस मेथड को हम एक नंबर के साथ याद रखते हैं, दैट इज 2, 3, 1, 2, ठीक है ना। इस नंबर को आपने याद रखना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए। अब कैसे बेनिफिशियल होगा ये मैं आपको बता रही हूँ, कैसे करेंगे हम इसे। यहाँ पे हम कौन से वेरिएबल कर रहे हैं अप्लाई, x, y एंड कांस्टेंट, तीनों वेरिएबल्स लिख लिए, इसके नीचे लगा लो लाइन में, इसके ओवर में, और साथ ही इसके बीच में इक्वल का साइन, ये बीच में ही होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, 1 इक्वल का साइन। ये हमने वैल्यूज लिख ली। उसके बाद ये तो है हमारी फर्स्ट लाइन, ठीक है, ये है हमारी सेकेंड लाइन और ये है हमारी थर्ड लाइन। इट मीन्स के दोनों के वैल्यूज, दोनों वैल्यूज थर्ड लाइन में आ गई। उसके बाद हमने क्या लिखना है, 2, 3, 1, 3। 2, 3, 1, 3 का मतलब क्या है कि पहले हम लिखेंगे सेकंड लाइन। सेकंड लाइन कहाँ पे आएगी, x को मिड में रख के x की स्टार्टिंग में लिखना है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और 3 और इक्वल के नीचे आएगी हमारी थर्ड लाइन। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 2, 3 एंड 1 और 2, ठीक है ना। इसी के नीचे लिखना है कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। 3 थर्ड लाइन कौन सी है, -6 एंड -5। उसके बाद आ गई हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी, 5 एंड 3। वी विल राइट हियर 5 एंड 3। और सेकंड लाइन कौन सी है, 2 एंड 3, ठीक है। ओवर हमने यहीं पे डालना है, इसके नीचे कोई ओवर नहीं है,
याद रखनी है ये सारी बातें। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? 2 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है ना? ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। यहाँ पे भी ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? x, y और 1 दोबारा से लिख लोगे, इक्वल का साइन डाल दो। अब हमने करनी है इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है? मल्टीप्लाई के लिए आप पहली मल्टीप्लाई तो कर लो ऐसे ही, 5 × 2 = -10। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने यहाँ पे माइनस का साइन डाल के ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है, ठीक है? क्यों लिखनी है वो नेक्स्ट स्टेप में बता रही हूँ, लेकिन आपने हमेशा ऐसे ही करना है। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर ली ऊपर से नीचे, उसके बाद डालना माइनस का साइन, फिर आपने ब्रैकेट में नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके, -6 के साथ, दैट इज -18, ठीक है? उसके बाद आ गया 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, -18, फिर हमने क्या करना था? माइनस का साइन एंड ब्रैकेट डालनी थी। माइनस के साइन और ब्रैकेट के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन नीचे से ऊपर करनी थी। 5 × 5 = -25। उसके बाद फिर से दोबारा मल्टीप्लाई, 5 × 3 = 15 माइनस, और यहाँ पे माइनस का साइन, 3 × 2 = 6। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने आपको ब्रैकेट में क्यों लिखाया है? ब्रैकेट में क्यों लिखाया है? बिकॉज अगर दो साइन माइनस के इकट्ठे हो जाते हैं देन वो क्या बन जाते हैं? प्लस बन जाते हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि साइन कौन सा लगाना है। दो साइन इकट्ठे हो गए माइनस के, इसके बीच में कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है? तो क्या आएगा हमारा? माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। माइनस +18 y -18 + 25 = 1, 15 - 6, ठीक है बेटा? अब क्या करना है आपने? इस साइड आ जाओ। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 - 10 कितना होता है? 18 - 10 = 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? -18 + 25 = 7 एंड 15 - 6 = 9। अब यहाँ पे आपने दो वैल्यूज कंपेयर कर लो। x/8 = फर्स्ट को लास्ट के साथ, सेकंड को लास्ट के साथ, 1/9। वैल्यू ऑफ x = 8/9, ठीक है? यहाँ से आ गया y/7 = 1/9। वैल्यू ऑफ y = 7/9, ठीक है? अब ऐसे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप एक ही सम पे ये तीनों जहाँ चारों मेथड अप्लाई करोगे तो सभी के आंसर सेम आएंगे। ऐसा नहीं कि सारे मेथड के साथ अलग अलग आंसर आ रहे हैं। मेथड मैंने सारे सम्स अलग अलग लिए हैं, बट अगर आप इसी सम को बाकी के मेथड के साथ सॉल्व करोगे तो सभी के साथ आंसर इतना ही आना चाहिए, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आज हमने थर्ड चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया है। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग टेस्ट, so you should revise it. Thank you and have a nice day.